जी बेटा, कल हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर के हवाले से और हमने उससे रिलेट करते हुए थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट को देखा था। तो अगर मैं उसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं अभी आपके सामने, तो कल की बात जरा मुझे याद दिलाइएगा। थोड़ा बहुत मतलब जो वेपर प्रेशर पड़ा, तो वेपर प्रेशर के बारे में जरा कुछ बताइएगा और फिर उससे रिलेट करते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, तो वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कोई भी। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा सबको? सर आपने बताया था कि वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर का लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बेटा दोबारा बताइएगा, मैंने क्या बताया था? आवाज आपकी थोड़ी कट गई। सर आपने बताया था कि वो टेम्परेचर वेपर प्रेशर के लिक्विड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो वो तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते ठीक है बेटा, एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा, तो मुझे बताया आपने, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से सही बताया। अब्दुल रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अब्दुल्ला, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताया भी, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बता दिया। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर के हवाले से आप कोई बताएं। क्या आवाज हैं। आ रही है? सर वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वेपर से निकलता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होता है। नहीं देखो, वेपर से निकलता नहीं है, वेपर्स की वजह से होता है। वही सर। हाँ, वही वेपर्स। सर। देखो नहीं वही नहीं, देखो बात ये है कि मुझे पता है कि तुम जो कह रहे हो, मतलब जो तुम समझाना चाह रहे हो वो यही है। लेकिन कभी कभार जो लफ्जों की गलती होती है ना, उससे बड़े नुकसान हो जाते हैं। लिहाजा लफ्ज अगर थोड़े और एक्यूरेट हो जाएं तो बड़ा अच्छा होता है। वैसे मैं तो समझ गया था कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वेरी गुड, नाइस आंसर। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कल की क्लास में शायद सिर्फ अब्दुल रहमान ने पढ़ा, बाकी क्या पढ़ नहीं रहे थे या सो रहे थे या अभी सो रहे हैं, या क्या मसला है? क्योंकि दोनों जवाब उन्हीं के पास से आए, बाकी के पास से मुझे आज कोई आवाज ही नहीं आ रही है। क्या मामला है? सर आप सवाल रिपीट कर दें, आवाज ही नहीं आई थी आपकी। आवाज नहीं आई थी बेटा, मुझे बोलना चाहिए ना। खैर मैं ये कह रहा नहीं हूँ सर, कि वो मेरा नेट बंद हो गया था, फिर अब ओ, खोले दोबारा। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कल पढ़ाया था, ठीक है ना? तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो कल पढ़ाया था, जस्ट विद इन 1-2 मिनट्स आप उसको एक्सप्लेन कर दें या रिपीट कर दें, ताकि हम आगे की तरफ चल पाए। Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors uh, on unit area. ठीक है, ऑन यूनिट एरिया तो नहीं कहेंगे, फोर्स एक्सर्ट बाय वेपर्स ऑन यूनिट एरिया। फोर्स अगर फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करोगी ना, तो यूनिट एरिया का लफ्ज आएगा। प्रेशर का जब लफ्ज हम कहते हैं, तो प्रेशर में अंडरस्टूड होता है कि वो बात यूनिट एरिया पर हो रही होती है। बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कल की बात मेरी रिकॉल हो गई होगी, बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से भी और वेपर प्रेशर के हवाले से भी। अच्छा, मैं एक कंडीशन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने कल बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया कि जब किसी लिक्विड का, हम किसी लिक्विड को बॉईल करना चाहें, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के हवा के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यही बताया था मैंने कल। जी जी सर। सर। ठीक हो गया। चलें, अगर मैंने आपको ये बताया था बेटा, तो अब इस बात में
अच्छा, अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूँ, दो कंडीशन है। अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अभी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, अगर मैं बाहर के उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 से बढ़ा के 2, 3, 4 कुछ भी कर दूं, बढ़ा दूं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर आएगा और क्यों आएगा? और अगर मैं उस बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके 1 की जगह 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी कर दूं, तो क्या असर आएगा बॉइलिंग पॉइंट पर? लेकिन अभी जवाब मत दीजिएगा, 1 मिनट मुझे दे दीजिए आप पहले। जी बेटा, तो मैं अब आपकी बात सुन रहा हूं। तो मैंने आपको दो कंडीशंस दी हैं, तो मैं जरा चाहता हूं कि आप इन दो कंडीशंस का मुझे जरा जवाब दे दें कि क्या होगा। पहली कंडीशन है कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया है, सही है। अब एक्सटर्नल प्रेशर को हमने बढ़ा दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा और क्यों होगा? सर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ाने के लिए, वेरी गुड, ताकि वेरी वो गुड, एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। वेरी गुड आंसर हमारा, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। तो आपके क्लास फेलो ने जो मुझे जवाब दिया वो मेरे ख्याल से आप सबने सुना होगा, तो मैं उस जवाब को रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा तफसील के साथ। भाई देखो, बात यह है कि जब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और हम उसको हीट कर रहे थे लिक्विड को, और लिक्विड को इंटरनल प्रेशर करना था 1 एटमॉस्फेयर, तो वो बॉयल हो जाता, ठीक है। अब मान लो उस लिक्विड का, यानी कि वो वाटर है, अब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो बाहर का है 1 है, तो अंदर भी उसको 1 एटमॉस्फेयर कर लेना है, तो वो बॉयल हो जाएगा। अब ये अंदर का प्रेशर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मिसाल के तौर पे आपने बाहर का प्रेशर 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब देखो, जब 1 से बढ़ाकर बाहर का प्रेशर तुमने 2 या 3 किया, तो अंदर के वेपर का प्रेशर भी हमें बढ़ाकर 2 या 3 करना पड़ेगा, तब जाकर वाटर बॉयल होगा। अब अंदर के वेपर का प्रेशर 2 और 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा हीट करना पड़ेगा। जब हम ज्यादा हीट करेंगे तो अल्टीमेटली वो बॉयल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई? किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन इस बात में? सर इसकी एग्जांपल दे दो। इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दे देते हैं। अभी तक इन जुमलों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर हम दूसरी कंडीशन पे चलेंगे। नो सर। नो सर। अच्छा, दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि भाई प्रेशर कम कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को 1 से कम करके 0.567 कर देते हैं। तो जरा मुझे बताइए कि फिर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा और क्यों असर होगा? तो दूसरी कंडीशन ये थी। सर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें कम हीट देनी पड़ेगी इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल को बराबर करने के लिए। करने के लिए, वेरी गुड। बिल्कुल यही है कि सर अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सर कम हो जाएगा, बिकॉज अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो इंटरनल प्रेशर भी हमें कम चाहिए होगा लिक्विड को बॉईल करने के लिए। ठीक हो गया? तो कंडीशंस तो आप लोगों के समझ में आ गई। अच्छा, अब रहा मुझसे सवाल, किसी ने किया कि सर इसकी एग्जाम्पल दे दें। मैं इसकी एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बल्कि एक साइंटिफिक रीजन तुम्हारे सामने रखता हूँ जो तुम्हारे पेपर में ही आता है, तो वो एग्जाम्पल भी हो जाएगी। पेपर में अक्सर रीजन आता है कि व्हाई फूड इज कुक्ड मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी बन जाता है। इस बात से सब वाकिफ हैं, सबको पता है ये बात? यस सर। चलें, खवातीन में भी पता है सबको, या सब पापा की परियां घर का कोई काम नहीं करती? सर पता है। सर पता है। पता है सर। चलो गुड हो गया, यानी कि सबको पता है। इससे मुझे एक अंदाजा हुआ कि तुम लोग क्लास ले रहे हो, मेरी बात तुम लोगों तक पहुंच रही है। खैर, तो जो पापा की परियां हैं वो इस बारे में जरा बेहतर मुझे बताएंगी कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है। अब असल में होता क्या है, प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म क्या है? देखो, प्रेशर कुकर का मैकेनिज्म ये है कि जब हम खाने को या किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल चने छोले जो होते हैं उनको हमें गलाना है या उनको हमें पकाना है, तो हमें पता है कि जो चने होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं।
तो मतलब इतने हार्ड होते हैं कि उनको चूल्हे पे गलाना या पकाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेशर कुकर में उनको किस तरीके से किया जाता है, हम प्रेशर कुकर में उन चनों को रखते हैं और पानी डाल देते हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर बंद करने के बाद जो प्रेशर कुकर होता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि वो जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, उसको बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है सर? प्रेशर कुकर कैसे बढ़ाएगा सर? बाहर तो हवा का प्रेशर वही है, हम भी तो वहीं खड़े होते हैं कुकर बंद करते हुए। बेटा वो इस तरीके से बढ़ाता है, वो जो उसका ढक्कन होता है ना, वो एयर टाइट ढक्कन होता है। वो एयर टाइट ढक्कन बेसिकली प्रेशर को क्रिएट करता है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो क्रिएट करता है वो एयर टाइट ढक्कन क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा हवा आके बैठ जाते हैं, हम खुद ढक्कन के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो एयर टाइट होने की वजह से वहां पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है एक्सटर्नली। अब चूंकि एक्सटर्नली प्रेशर थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो चुका है, तो अब जो अंदर चने और पानी है फॉर एग्जांपल, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़कर 110 120 हो गया होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ चुका है। जब बाहर का प्रेशर बढ़ चुका है तो अंदर उसे बॉयल होने के लिए भी ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा। अब जब हम उसे हीट करेंगे तो चूंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड के उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा हीट भी तो देनी पड़ेगी। जब हम ज्यादा हीट देंगे तो वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर, उस पानी के अंदर या उसके साथ जो भी खाने पीने का सामान है, जो भी खाने पीने की अशिया है, वो भी जल्दी बॉयल हो जाएगी। बात आ रही है मेरी समझ में बेटा? जी सर। कोई जी सवाल सर। इसमें? जी सर। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा। सही है बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से कहा भी था क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट की कुछ बातें हमारी रह गई हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर बॉइलिंग, आवाज थोड़ी लाउड कर लें। आवाज क्या कह रहे हो बेटा? आवाज के लिए क्या कह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? सर कट कट क्या आ रही है? कट कट क्या आ रही है? अच्छा चलो मैं इंटरनेट चेंज कर देता हूँ बेटा, डिवाइस मेरे पास दूसरी है, मैं दूसरी डिवाइस कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मजीद कोई इश्यू आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। जी हो गया। तो अब शायद कुछ आवाज शायद बेहतर लगे, तो अगर अभी भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और लिक्विड्स का टॉपिक भी जो है वो हमारा तकरीबन अपने इख्तिताम ठीक पर है है। सर। ओके बेटा। तो लास्ट टॉपिक है, छोटी सी बात है, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे इस बात को भी और आगे चलेंगे। अच्छा, प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन की बात करनी है, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एवापोरेशन? बेटा व्हाट इज एवापोरेशन? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। सर लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस बन जाते हैं। हाँ, लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट हो जाना, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है। escaping of surface molecules of liquid। किसी भी लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्केप आउट हो जाना जो है वो एवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये एवापोरेशन का प्रोसेस क्यों होता है? देखो ऐसा होता है कि जैसे ये एक लिक्विड है फॉर एग्जांपल, इस कंटेनर में एक लिक्विड है। अब इस लिक्विड के ये सरफेस पे कुछ एटम्स हैं,
जो सरफेस पे कुछ एटम्स हैं, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, देखो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ ये होगा कि इनको जो इनके नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं वो भी धक्का दे रहे होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो हमेशा मूवमेंट में होते हैं ना, तो वो भी धक्का दे रहे होंगे। साथ में जो हवा है यहाँ पर मौजूद, उस हवा में भी तो बेतहाशा लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, वो भी वक्त के साथ आके इनसे टकरा रहे होंगे। अच्छा, इस टकराने की वजह से क्या होगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि ये मॉलिक्यूल्स आसानी से उड़ जाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि जो खामोश होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब कोई अगर खामोश है तो उसकी खामोशी का गलत फायदा ना उठाओ, बल्कि अगर उसको गुस्सा आया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ऐसा अक्सर हम कहते हैं अपने जुमलों में, इसका ऐसी बात का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल भी धक्का दे रहे हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले भी आकर साला इसी को दबा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका गुस्सा, इनका जो सरफेस मॉलिक्यूल है, इनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि इनका गुस्सा इतना बढ़ गया और कि इन्होंने तोड़ दी सारी गुलामी की जंजीरें। पहले ये अपने पार्टिकल्स के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला नहीं रहना हमें तुम्हारे साथ, हम जा रहे हैं यहाँ से, और ये उड़ के चले गए यहाँ से। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एवापोरेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है बेटा? जी सर। सर आ रही है सर। क्लियर हो गई एवापोरेशन की बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके फैक्टर्स की बात कर लेता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन के ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन से फैक्टर्स कैसे असरअंदाज होंगे। टेम्परेचर, हाँ भाई बताइए, टेम्परेचर और एवापोरेशन में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा, वेरी गुड। क्योंकि सर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह है कि सर एवापोरेशन में आसानी होगी। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अच्छा, सरफेस एरिया से मुझे बताइए कि कौन सा सर रिलेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर डायरेक्ट? फोर्सेस। हाँ, इंटरमोलिकुलर तीसरा है। ठीक है, अभी सरफेस एरिया है। अब देखो, पानी ग्लास में रखा है और एक पानी बड़े से टब में रखा है। बताओ एवापोरेशन टब वाले पानी में ज्यादा होगी या ग्लास वाले में? रिलेशन होगा। क्या, कौन सा रिलेशन होगा बेटा? सर इसमें भी डायरेक्टली होगा। वेरी गुड, इसमें भी सर डायरेक्ट रिलेशन होगा। बिकॉज जितना ज्यादा सर सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा चांस होगा बाहर के मॉलिक्यूल्स का आकर सरफेस के मॉलिक्यूल से टकरा कर उनको एनर्जी देना, तो उन आसानी से वो एवापोरेट हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, तीसरा मुझे बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इससे बताओ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? सर इसमें इनवर्स होगा। वेरी गुड, इसमें इनवर्स होगा सर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जितनी ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेंगे उतना ही मुश्किल होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, सरफेस मॉलिक्यूल का एस्केप आउट हो जाना। बात समझ में आ गई बेटा? इस पूरे मामले में कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिटाकर मैं एक बात और कर दूं। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको रब करके, बात आप लोगों को असल में करनी है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन और एक होता है प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन।
मुझे इन दोनों में आपको जरा फर्क बताना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे बताने से पहले अगर आप में से कोई इन दोनों में फर्क जानता है तो मुझे आप लोग बताएं। बताओ बेटा। बेटा एवापोरेशन या वेपराइजेशन में डिफरेंस अगर किसी को कुछ भी पता है तो काइंडली मुझसे शेयर करें, नहीं पता तो मुझे कंफर्म करेंगे नहीं पता। नहीं पता सर। ठीक है, देखो एवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस एक ही है। इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जो अभी हमने देखा भी, ठीक है, और वेपोराइजेशन में भी लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होती है। तो सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, देखो एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है, एट एनी टेम्परेचर, और वेपोराइजेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। समझे बात को? ये फर्क है। मैं मिसाल भी दे देता हूं, मिसाल से बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी बात। देखो ये कंटेनर है और इसमें पानी है। इस पानी को मैं हीट करके बॉईल कर रहा हूं। पानी अभी 40 डिग्री सेल्सियस पर है। हीट करते करते इसका टेम्परेचर ले गया 50 पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये गैस में कन्वर्ट होकर, पानी जो है वो गैस में, स्टीम में कन्वर्ट होकर उड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो अभी कन्वर्जन है लिक्विड से गैस में, इसे कहेंगे एवापोरेशन। के एवापोरेशन हो रही है सर। फिर मैं 50 से इसको ले गया हीट करते करते 80, अभी भी इसके अंदर, ये बंद करो, क्या मसला है? अभी भी इसके अंदर वेपर्स बन रहे हैं, अभी भी ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी भी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अभी भी एक प्रोसेस कहलाएगा एवापोरेशन। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? एवापोरेशन कहला रहा है। अब मैं इसको 80 से हीट करते करते ले गया 99 तक। अब 99 तक आते आते भी जितने भी वेपर्स यहाँ पर, जितने भी ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब क्या कहला रहा है? ये एवापोरेशन कहला रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 99 से हुआ 100, अब जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा वेपोराइजेशन। फर्क समझ में आ गया कि जब बॉइलिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वेपोराइजेशन होता है, और जब किसी भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एवापोरेशन होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन इस बात में? नो नो सर। ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। जी सर। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा देखो, इसी बात के साथ हमारा लिक्विड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमने सॉलिड पढ़ लिया इस चैप्टर से, लिक्विड पढ़ लिया हमने इस चैप्टर से। अब आएंगे हम गैशियस स्टेट पर। लिक्विड कंप्लीट हो चुका है, अब आएंगे हम गैशियस स्टेट पे। और गैशियस थोड़ा लंबा और मुश्किल टॉपिक है, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बाकी चीजें भी। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद जब हम बात का अपनी आगाज करेंगे तो वो हम गैशियस स्टेट से करेंगे और फिर उस चीज को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।